नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर अपने YouTube चैनल @पॉलिटिकल अड्डा 2020 में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के बारे में। आरएसएस की हिस्ट्री जानेंगे, आरएसएस कैसे काम करता है और इसका राजनीतिक इम्पैक्ट क्या है, देश के राजनीति में क्या प्रभाव है आरएसएस का, इन सब के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो प्रथम संघ संचालक रहे हैं डॉक्टर केशवराम बलराम हेडगेवार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आरएसएस की स्थापना आज़ादी से पूर्व डॉक्टर साहब को यह महसूस हुआ कि भारतीय जनमानस और खासकर हिंदू में जागृति पैदा की जाए। हिंदुओं में जो एक तरह से उस समय जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण था उसको भी काउंटर करने की कोशिश के तौर पर आरएसएस की स्थापना की गई। और दूसरा, प्रथम विश्व के बाद यूरोप में जैसे कई सारे संगठन आए जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय थे, उसको देखकर जो है भारत में भी डॉक्टर केशवराम बलराम हेडगेवार जी को यह महसूस हुआ कि भारत में भी एक ऐसी संगठन की आवश्यकता है जो भारत में राष्ट्रीय चेतना, भारतीय गौरव, भारत की सांस्कृतिक रक्षा और हिंदुओं को संगठित करने के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता पे महसूस हुई। उसके पहले डॉक्टर साहब कुछ टाइम कांग्रेस में भी काम किए, जिसके और उस समय जो कांग्रेस में दो गुट थे, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बहुत सारे नेता थे। और गरम दल में उस समय बाल गंगाधर तिलक और डॉक्टर नौरोजी, बहुत सारे लोग थे, लाला लाजपत राय जैसे लीडर थे। तो उनके अंडर में डॉक्टर साहब ने काम किया, लेकिन उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी में रहकर वो उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं और इसको अपने विजन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन नागपुर में आरएसएस संघ की स्थापना की। पहले आरएसएस को संघ के नाम से जाना जाता था और कुछ समय के बाद इसका नाम बदल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब स्थापित हुआ था उस समय उसकी जो प्रथम मीटिंग हुई थी उसमें 4 लोगों ने भाग लिया था और फिर उसके बाद धीरे धीरे आरएसएस महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में, औरंगाबाद, पूना, नागपुर, मुंबई, विदर्भ जैसे इलाकों में धीरे धीरे इसकी शाखाएं लगनी शुरू हुई और ये बढ़ने लगा। उसके बाद डॉक्टर साहब ये महसूस हुआ कि इस संगठन को पूरे देश में व्यापक रूप से बढ़ाने के लिए डॉक्टर साहब काशी विश्वविद्यालय के जो संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, उनके पास आए बनारस और वहाँ पे उनसे सहायता मांगी और अपने विजन के बारे में बताया। तो पंडित जी ने भी उनकी सहायता की और उस समय माधव सदाशिवराव गोवालकर जी वहाँ अध्यापन कर रहे थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वो पढ़ाते भी थे और वहाँ पे पढ़ाई भी की थी, तो वो भी उससे जुड़े और फिर जो है आरएसएस की शाखाएं यूपी, बिहार,
मतलब अन्य राज्यों में भी उनकी शाखाएं बढ़ने लगी। और इसी तरह 1940 में जब डॉक्टर साहब की मृत्यु हो जाती है तो माधव सदाशिवराव गोवालकर जी उसके दूसरे जो है संघ संचालक का पद ग्रहण करते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जो है संघ आज़ादी के पहले ही व्यापक रूप से लगभग पूरे देश में आरएसएस की पहुंच बनती है। आज के टाइम में यूपी में, उत्तर प्रदेश में खाली 8000 से ज़्यादा शाखाएं हैं और केरल जैसे राज्य में, जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं, केरल जैसे राज्य में 5000 शाखाएं हैं। तो आज के टाइम में आरएसएस की लगभग 60,000 शाखाएं कार्य कर रही हैं पूरे देश में। उसके अलावा लगभग 10 करोड़ के करीब आरएसएस के सदस्य हैं और प्रतिदिन शाखाओं में जो आने वाले लोगों की संख्या हो 50 लाख से के करीब है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक भारत का एक हिंदूवादी, राष्ट्रवादी, अर्धसैनिक स्वयंसेवक संगठन है जो व्यापक रूप से भारत के सत्तारूढ़ दल का, भारतीय जनता पार्टी का वो पैतृक संगठन भी माना जाता है। और ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो आरएसएस के छत्र छाया में फलीभूत हुए हैं, बढ़ रहे हैं और जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। पहले आरएसएस की संरचना कैसी होती है इसके बारे में जानते हैं। नंबर 1 पे राष्ट्रीय सर कार्यवाहक, जो जनरल सेक्रेटरी का पद होता है वो होता है। उसके बाद जो है सर कार्यवाहक ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी होता है। उसके बाद क्षेत्रीय सर कार्यवाहक जो जोन या क्षेत्र में होता है। चौथे नंबर पर सह कार्यवाहक 2 या 3 या 1 राज्य में होते हैं। किसी जो बड़े राज्य हैं उसमें 2 या 3 की संख्या होती है और कोई छोटे राज्य हैं तो वहाँ एक सह कार्यवाहक होता है। 5वें नंबर पे जो पोजीशन होती है वो सह प्रांत प्रचारक होता है, जो स्टेट में होते हैं एक राज्य में या अलग कई राज्य में, जैसे यूपी में काशी प्रांत है, अवध प्रांत है, उसके बाद पश्चिमी यूपी है, आगरा मंडल है। तो ऐसे कई सारे लोग हैं। छोटे राज्य हैं तो वहाँ पे 1 या 2 लोग होते हैं। उसके बाद प्रांत प्रचारक होते हैं 6ठे नंबर पे, जो कुछ शहरों या मंडल स्तर पे काम करते हैं। और लास्ट में महानगर, जो शहर या महानगर प्रचारक होते हैं, जो शहर और जिला में काम करते हैं। किसी एक जिला, पार्टिकुलर जिला में एक महानगर प्रचारक होता है। उसके बाद जो आरएसएस की यूनिफॉर्म है, जिसमें वाइट पैंट, खाकी रंग के पैंट, वाइट शर्ट, सफ़ेद रंग की शर्ट, खाकी रंग की पैंट, खाकी रंग के मोजे, ब्लैक बेल्ट और ब्लैक टोपी और ब्लैक जूते होते हैं। और जो इनकी फुल ड्रेस होती है। और जब ये कभी प्रभात फेरियों में या इनके जो शाखा जो कोई बड़ी मीटिंगें होती हैं तो वहाँ पे ये पूरे गणवेश में आते हैं। इसको गणवेश बोला जाता है, जो पूरा इनका ड्रेस होता है। आरएसएस की स्थापना अखंड भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्रवाद की भावना को भारतीयों में जागृत करना, ये इनका मुख्य लक्ष्य था और जिस पे अभी तक ये काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो अभी तक आरएसएस में 5 सर संघचालक रहे हैं। पहले जो संस्थापक रहे हैं डॉक्टर केशवराम बलराम हेडगांवकर जी, डॉक्टर साहब, जो 1925 से 1940 तक रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद माधव सदाशिवराव गोवालकर उपाध्यक्ष गुरु जी, जो 1940 से 1973 तक रहे हैं। तीसरे नंबर पर मधुकर दत्तात्रेय देवरस, बाला साहब देवरस, जो 1973 से 1993 तक रहे हैं। चौथे नंबर पर जो संचालक हुए हैं वो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, जो 1993 से 2000 तक रहे हैं। और उसके बाद 5वें नंबर पर कृपाहल्ली सीताराम रमैया सुदर्शन
सुदर्शन जी जो 2002 से 2009 के बीच में है, और उसके बाद जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे सरसंचालक हैं वो डॉक्टर मोहन राव मधुकर राव भागवत, मोहन भागवत जी, जो अभी तक हैं। इसमें एक नियम ये भी है कि जो भी सरसंचालक बनता है वो अपने जीवन पर्यंत जब से उसको वो पद मिलता है तो उसके बाद उसकी मृत्यु तक जो है वो उस पद पे बना रह सकता है जब तक वो काम करने की क्षमता है उसके अंदर, और अगर वो चाहे तो बीच में उसको छोड़ भी जा सकता है, और सरसंचालक ही दूसरे जो उसके बाद संचालक बनेगा वही उसको जो है नॉमिनेट करता है, और वही चुनाव करता है कि कौन उसके बाद कौन दूसरा संचालक बनेगा। संचालक की जो आरएसएस की जो संरचना है, संघ में संगठन रूप से सबसे ऊपर संचालक का स्थान होता है जो पूरे संघ का निर्देशन करता है। संचालक की नियुक्त मनोनयन द्वारा होती है। प्रत्येक संचालक अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करता है। उसके अलावा इसमें जो संघ की संरचनात्मक व्यवस्था है ऊपर से नीचे तक क्रम वाइज, पहले नंबर पर केंद्र है, उसके बाद क्षेत्र रीजन होता है, फिर उसके बाद प्रांत, फिर उसके बाद विभाग डिपार्टमेंट, फिर जिला इकाई, फिर तालुका तहसील या महकमा, फिर नगर, फिर खंड जो ब्लॉक स्तर पे होता है, उसके बाद मंडल, फिर ग्राम और फिर शाखा। और शाखा ही वो ब्रांच है जो आरएसएस की बुनियाद है। जो भी आरएसएस ज्वाइन करता है, जो राष्ट्रीय स्वयं संघ में जो भी सदस्यता लेता है या जो उसमें काम करना चाहता है वो सबसे पहले शाखा में ही जाना स्टार्ट होता है, और वही उसकी एक तरह से बुनियाद है, क्योंकि करोड़ों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैं जो आरएसएस की शाखाओं से निकलकर अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि पार्कों में या सार्वजनिक स्थानों पे एक ध्वज, भगवा ध्वज के नीचे लोग प्रणाम करते हुए या अपना जो उनका गीत है उसको गाते हैं, ध्वज को प्रणाम करते हैं। उसके बाद वहाँ बच्चे कई सारे गेम खेलते हैं या शारीरिक तौर पे जो एक्सरसाइज है वो करते हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं वो व्यायाम और जो शारीरिक एक्सरसाइज होती है वो करते हैं। जो सुबह और शाम शाखा लगती है, कहीं शाम को लगती है कहीं सुबह लगती है। उसके अलावा सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना ये भी शाखा में किया जाता है, और शाखा में जो ट्रेनिंग होती है वो 1 साल 2 साल 3 साल की ट्रेनिंग होती है, और जो फाइनल ट्रेनिंग होती है वो 2000 वो नागपुर में 3 साल के बाद होती है। शाखा कितने प्रकार की होती है जो आरएसएस की शाखा लगती है? वो शाखा 5 प्रकार की होती है। पहला होता है प्रभात शाखा, जो सुबह लगने वाली शाखा होती है जिसे प्रभात शाखा कहते हैं। दूसरी है सायकालीन शाखा, शाम को लगने वाली शाखा को साय शाखा कहते हैं। उसके बाद रात्रि शाखा, रात को लगने वाली शाखा को रात्रि शाखा कहते हैं। और उसके बाद मिलन शाखा, मिलन सप्ताह में 1 या 2 बार लगने वाली शाखा को मिलन शाखा कहते हैं। उसके बाद संघ या मंडली, महीने में 1 या 2 बार लगने वाली शाखा को संघ या मंडली कहते हैं। पूरे भारत में अनुमानित रूप से 55 से 60 हजार के ज़्यादा सक्रिय हैं। विश्व के अन्य देशों में भी शाखाओं का कार्य संचालन है, पर यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से नहीं चलता, कहीं पर भारतीय स्वयंसेवक है या कहीं हिंदू स्वयं संघ के नाम से। आरएसएस की जो पहुंच है वो विदेशों तक है। कई सारे देशों में, बहुत सारे लगभग 80 देशों में आरएसएस के ब्रांचेज हैं जो अलग अलग नामों से काम करती हैं, और वहाँ पे भी शाखाएं लगती हैं, और वो दावी आपदा सामाजिक कार्य सब में काम करते हैं या हिंदुओं से जुड़े हुए मुद्दों पे वहाँ पे काम करते हैं। शाखा में कार्यवाहक का पद सबसे बड़ा होता है। उसके बाद शाखा का दैनिक कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्य शिक्षक का पद होता है। शाखा में बौद्धिक एवं शारीरिक क्रियाओं के साथ स्वयं का पूर्ण विकास किया जाता है। जो भी सदस्य शाखा में स्वयं आता है उसे स्वयंसेवक कार्य। संबंधित संगठन, आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयं संघ से संबंधित लगभग 55 के से ज़्यादा संगठन इसके कार्य कर रहे हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रभावी भूमिका निभाते हैं। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी, जो भाजपा इस समय केंद्र की सत्ता में काबिज है और लगभग 12, 13, 14 के करीब राज्यों में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कुछ राज्यों में वो गठबंधन सरकार चला रहे हैं। उसके बाद सहकार भारती है जो सहकारिता के क्षेत्र में काम करती है। उसके बाद भारतीय किसान संघ है जो किसानों के बीच में काम करता है। इसी तरह भारतीय मजदूर संघ जो भारतीय मजदूरों के मुद्दों पे काम करती है। उसके बाद सेवा भारती है। उसके बाद महिलाओं के लिए राष्ट्र सेविका समिति है और दुर्गा वाहिनी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छात्रों से संबंधित है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद जो भी जिसको BHP के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हिंदू सेवक संघ, स्वदेशी जागरण मंच, स्वदेशियों को बढ़ावा देने के लिए। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या भारती। उसके बाद आदिवासी या वनवासी के बीच में काम करने वाली जो संस्था है वो वनवासी कल्याण आश्रम। उसके बाद मुस्लिमों में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, ये भी RSS की ही शाखा है के संबंधित संघ है। उसके बाद बजरंग दल, लघु उद्योग भारती, भारतीय विचार केंद्र, विश्व संवाद केंद्र, राष्ट्रीय सिख संगत जो सिखों के लिए काम करती है। उसके बाद हिंदू जागरण मंच और विवेकानंद। ऐसे 55 शाखाएं संगठन हैं जो RSS से जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। संघ शिक्षक वर्ग, ये वर्ग बौद्धिक और शारीरिक रूप से स्वयंसेवकों संघ की जानकारी तो देते ही हैं, साथ साथ राष्ट्र, समाज और धर्म की शिक्षा भी देते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे दीपावली वर्ग, ये वर्ग 3 दिन का होता है जो तालुका स्तर पर आयोजित किया जाता है। ये हर साल दीपावली के आसपास आयोजित किया जाता है। उसके अलावा शीत शिविर या हेमंत शिविर, ये वर्ग 3 दिन का होता है जो जिला या विभाग स्तर पर आयोजित किया जाता है। ये हर साल सितंबर में आयोजित किया जाता है पूरे देश में। उसके बाद निवासी वर्ग, ये वर्ग शाम से सुबह तक होता है। ये वर्ग हर महीने होता है। ये वर्ग शाखा, नगर या तालुका जैसे क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है हर महीने। उसके बाद एक बौद्धिक वर्ग है। ये वर्ग हर महीने, 2 महीने या 3 महीने में एक बार होता है। ये वर्ग सामान्यतः नगर या तालुका में आयोजित किया जाता है। उसके बाद है शारीरिक वर्ग। ये वर्ग हर महीने, 2 महीने या 3 महीने में एक बार होता है। ये वर्ग सामान्यतः नगर या तालुका में आयोजित किया जाता है। उसके बाद है संघ शिक्षा वर्ग। प्राथमिक वर्ग, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग, कुल 4 प्रकार के संघ शिक्षा वर्ग होते हैं। प्रथम वर्ग 1 सप्ताह का होता है। इस वर्ग का आयोजन सामान्यतः जिला करता है। प्रथम और द्वितीय वर्ष 20-20 दिन के होते हैं। इस वर्ग का आयोजन सामान्यतः प्रांत करता है। द्वितीय संघ शिक्षा वर्ग का आयोजन सामान्यतः क्षेत्र करता है और तृतीय वर्ग 25 दिन का होता है। इसका आयोजन हर साल नागपुर में आयोजित किया जाता है। तो इस तरह RSS जो है अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को हर साल, मतलब पूरे साल अपना चलाता है। उसके अलावा जो RSS सामाजिक कार्य और राहत और बचाव कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और अपने देश में भी और अपने आसपास के पड़ोसी देशों में भी RSS जो है किसी भी राहत या पुनर्वास या किसी चक्रवात या भूकंप जैसी आपदा में भी RSS राहत और बचाव कार्यों में भी भाग लेता है। हिंदू धर्म में सामाजिक समानता के लिए संघ ने दलित और पिछड़े वर्गों को प्रशिक्षित करके मंदिरों में उनको पुजारी के पद पर नियुक्त किया है, जो एक सामाजिक बदलाव का घोतक है। इसके अनुसार सामाजिक वर्गीकरण ही हिंदू मूल्यों का हनन का कारण है। हिंदू धर्म ऐसा है जिसमें बहुत सारी जातियां, पंथ, संप्रदाय हैं और काफ़ी डिवाइडेड रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म इतना कट्टर नहीं है, बहुत वो है, हर आदमी अपने हिसाब से उसको मान सकता है, उसका क्रियाकलाप कर सकता है। तो इस वजह से एक जो यूनिटी बनती चाहिए वो नहीं रही है और इस वजह से भारतवर्ष बहुत कई हजारों साल गुलाम रहा है, पहले मुस्लिमों का, मुगलों का, उसके बाद अंग्रेजों का। तो इस वजह से सामाजिक समरसता और जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव को मिटाने के लिए भी RSS महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे 1934 में राष्ट्रीय स्वयं संघ के शिविर में यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने पूर्ण अनुशासन देखकर और छुआछूत की अनुपस्थिति पाई। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी इसकी जानकारी ली कि यहाँ लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना पीना खाते हैं, एक साथ शारीरिक व्यायाम करते हैं, एक साथ उठना बैठना, बात विवाद करना
तो उनको मतलब ये चीज़ें महात्मा गांधी को भी अच्छी लगी आरएसएस के बारे में कि यहाँ किसी भी तरह का वर्ग भेदभाव नहीं है। इसके अलावा राहत और पुनर्वास के कार्य में भी आरएसएस भूमिका अदा करता रहा है। जैसे 1900 संघ ने 1971 के उड़ीसा चक्रवात और 1977 के आंध्र प्रदेश चक्रवात में राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसी तरह 2002 में जो गुजरात में भूकंप आया था उसमें भी आरएसएस राहत और बचाव कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसी तरह उत्तराखंड में फ्लड जो बाढ़ आई थी और करगिल वार में भी लोगों की सेवा की। इसके अलावा आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया में भी राहत और बचाव कार्यों में अपनी भूमिका निभा चुका है। इसके अलावा जैसे 1984 में सिख दंगों में लोगों की सहायता करना, गुजरात के अर्थक्वेक में सहायता करना, करगिल युद्ध में सेना की सप्लाई चेन में सहायता करना, उसके अलावा ब्लड बैंक शिविर आयोजित करके घायल सैनिकों को रक्त देना, ये सब कार्य जो है आरएसएस करता रहा है। इसी तरह 1965 में भी पाक और भारत युद्ध में आरएसएस ने भारतीय सैनिकों की सहायता किया था। सबसे ज़्यादा ब्लड आरएसएस ने दिया था, जो घायलों और घायल सैनिकों की मदद की। इसके अलावा कश्मीर में एयर स्ट्रिप से बर्फ़ हटा के वहाँ उसको साफ करके वहाँ प्लेन उतरने की, फाइटर प्लेन उतरने की, मतलब उसको साफ करके तैयार किया कि वहाँ फाइटर प्लेन सेना के उतर सकें। और लॉजिस्टिक सपोर्ट में भी आरएसएस सेना के काम आया। उसी तरह चाइना, भारत और चाइना युद्ध में भी आरएसएस ने काफ़ी मदद की थी, खासकर राशन पहुंचाना और रास्ते की निगरानी करना और सैनिकों को अपने रक्तदान शिविर आयोजित करके रक्त देना जैसे काम किए। और इससे प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1963 के स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस परेड जो 26 जनवरी को होती है उसमें आरएसएस को आमंत्रित किया था कि वो वहाँ पे मार्च करें। और 2 दिन के अंदर 3000 स्वयंसेवकों ने अपने पूरे गणवेश में स्वतंत्र गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था और उन्होंने वहाँ मार्च किया था। तो ये सब काम भी आरएसएस करता रहता है। और कभी भी कहीं भी देश में कोई भी आपदा आती है, किसी भी तरह का राहत बचाव कार्य होता है, लोगों की सहायता करनी होती है, तो आरएसएस उसमें सबसे आगे होता है। और इसलिए आरएसएस की पहुंच पूरे भारत में है। कोई ऐसा कोना नहीं है जहां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या नॉर्थ ईस्ट में या केरल में, हर जगह जो है आरएसएस की पहुंच है। और एक सामाजिक स्तर पे सामाजिक बदलाव लाने में, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने में लोगों के बीच में, उसके बाद हिंदू में जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने में, आपसी भाईचारा सामंजस्य बनाने में आरएसएस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसके अलावा वनवासी कल्याण या आदिवासियों के बीच में भी आरएसएस काफ़ी समय से एक्टिव है, उनको भी मुख्य धारा में लाने में प्रयासरत रहता है। उसके अलावा भारतीय शिक्षा पद्धति को अपने पुराने गौरवशाली इतिहास से जोड़ते हुए सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती जैसी संस्थाएं चला रहा है और कई हजारों स्कूल जो है संचालित करता है, जिसमें भारतीय शिक्षा पद्धति पर विशेष जोर दिया जाता है। उसके अलावा आपातकाल के दौरान संघ के ऊपर 3 बार बैन भी लग चुका है। पहली बार (1962) में, जब 1949 में जब नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है, तो उस समय जो है सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि नाथूराम गोडसे आरएसएस संघ और कांग्रेस दोनों का
भूतपूर्व सदस्य रह चुका है। कुछ समय के लिए वो आरएसएस भी ज्वाइन करता है, वहाँ की शाखाओं में जाता है, उसके बाद वो कांग्रेस में भी काम करता है निचले लेवल पर। तो इसको देखते हुए तब की सरकार ने, पंडित जवाहरलाल की सरकार ने आरएसएस के ऊपर बैन लगा दिया था। और कुछ टाइम के बाद जब उसकी जांच हुई और जांच रिपोर्ट आने के बाद उससे जो है आरोप हटा लिए गए और बैन हटा लिया गया। उसके अलावा जब आपातकाल लगा 25 जून 1974 को देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के द्वारा अब सभी संवैधानिक संस्थाओं को निलंबित करते हुए और राजनीतिक शिष्टाचार और सामाजिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर अपना मात्र राजनीतिक हित साधने के लिए और सच्चा बताने के लिए आपातकाल लगाया जाता है। उस समय भी आरएसएस इस आपातकाल का पुरजोर विरोध करता है और उसके फलस्वरूप आरएसएस के बहुत सारे जो बड़े लीडर थे उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है, आरएसएस पर बैन लगा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी आरएसएस के जो ग्राउंड वर्कर रहते हैं, प्रचारक रहते हैं, उसमें से बहुत कम लोगों को पुलिस पकड़ पाती है और बाकी सारे लोग अंडरग्राउंड रह के आपातकाल के दौरान राजनीतिक चेतना जगाने में, विपक्षी पार्टियों को एक करने में और प्रेस रिलीज, बहुत सारे कामों में जो है आरएसएस काम करता है। तो दोबारा जो है 1974 में उस पर बैन लगाया जाता है। और तीसरी बार जो है जब अयोध्या में बाबरी विध्वंस होता है तो आरएसएस पे फिर बैन लगाया जाता है और कुछ टाइम के बाद फिर बैन हटा लिया जाता है। उसके अलावा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भगवा अपनाने का पक्षधर शुरू में कई साल जो है आरएसएस, क्योंकि आरएसएस में भगवा ध्वज को ही प्रणाम किया जाता है, किसी मंदिर देवी देवता को नहीं प्रणाम करते, वो भगवा ध्वज को ही प्रणाम करते हैं। तो आरएसएस का यह मानना था कि भारतीय झंडे के रूप में भगवा ध्वज को मान्यता मिलनी चाहिए और काफ़ी समय तक उन्होंने अपने कार्यक्रमों में भगवा ध्वज नहीं फहराया या अपने जो मुख्यालय हैं उन पे भगवा ध्वज, जो तिरंगा है, नहीं फहराया। लेकिन उसके बाद जो है अब जो है भारतीय ध्वज आरएसएस के कार्यक्रमों में फहराए जाते हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त, कुछ टाइम के लिए इसके लिए भी आलोचना आरएसएस की होती रही है बीच बीच में। उसके अलावा जो राम जन्मभूमि आंदोलन रहा है, शुरू में आरएसएस राम मंदिर आंदोलन में किसी भी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप या करने के उसमें नहीं था और उसी के फलस्वरूप राजीव गांधी ने 1989 में राम जन्मभूमि विवाद को लेकर आरएसएस से बात करनी चाहिए और उसका हल निकालना चाहे, लेकिन आरएसएस ने मना कर दिया कि इसमें राजनीतिक का घालमेल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद राजीव गांधी की सरकार चली जाती है, फिर वीपी सिंह की सरकार आती है और भारतीय जनता पार्टी वीपी सिंह की सरकार को समर्थन देते हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद और लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोका जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। और उसके बाद आरएसएस ने विश्व हिंदू परिषद को आगे करके और भारत राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी करता है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी अपने मैनिफेस्टो या अपने कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं और तब से लेके अब 22 जनवरी को रामलला विराजमान का मंदिर का शिला उद्घाटन हो रहा है। वहाँ पे उनकी मंदिर में बिठाए जाएंगे, वहाँ पूजा स्टार्ट होगी, भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ है। और लगभग 30 सालों में आरएसएस ने कदम कदम पे हर तरह से राम जन्मभूमि आंदोलन को में अपनी प्रमुख भूमिका अदा की है। कोर्ट से लेके हर जगह सामाजिक चेतना जगाने में आंदोलन, रथ यात्रा निकालनी हो, सामाजिक चेतना जगानी हो, लोगों को जोड़ना हो, और जिसमें आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के साथ लगा रहा है। तो और उसके अलावा आरएसएस में से जुड़े हुए
बहुत सारे लोग हैं जो ख्याति प्राप्त लोग रहे हैं, जिसमें रामनाथ कोविंद, अटल बिहारी वाजपेयी, एकनाथ राणा, नरेंद्र मोदी, मनोहर पर्रिकर, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू, विजय रूपानी, देवेंद्र फडणवीस, माधव राव, अमित शाह। भाजपा की जो लीडरशिप है बहुत सारी, लगभग पूरी नहीं, कुछ ही लोग हैं जो नहीं, बाकी सारे आरएसएस मात्र संगठन से ही आए हैं जो ऊंचे ऊंचे पदों पे आज विराजमान है। और भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस की आइडियोलॉजी भी झलकती है, खासकर जैसे 370 का मुद्दा रहा हो, राष्ट्रवाद, राम मंदिर निर्माण का मुद्दा, या हिंदुओं के पक्ष में मतलब सामुदायिक ध्रुवीकरण न करना, इन सब चीज़ों में आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो भारतीय जनता पार्टी में दिखती है। और 19 आज़ादी के बाद से पहले जनसंघ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सपोर्ट किया, जनसंघ को सपोर्ट करता था आरएसएस, उसमें अपने सदस्यों को भेजता है। आरएसएस समय समय पर अपने प्रचारकों को भारतीय जनता पार्टी में के महत्वपूर्ण पदों पे नियुक्त करता है, और वो जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है या उसको फॉलो करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप तैयार करने में है उसमें भी आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो उत्थान हुआ है वो उसमें आरएसएस की पूरी तरह से भूमिका रही है, और इसीलिए कभी इसकी जो है आरएसएस की आलोचना भी होती रहती है बीच बीच में, कि कहने के लिए आरएसएस एक सामाजिक संगठन है जो समाज के लिए काम करता है, हिंदू जागरण, हिंदू जागृति के लिए, अखंड भारत की बात करता है। इसको दक्षिणपंथी संगठन भी बोला जाता है, क्योंकि रेडिकलाइज मतलब कट्टरवाद बढ़ाने में इसका हाथ है, जैसे आरोप जो है आरएसएस पे लगते रहते हैं। और आज़ादी से लेकर अभी तक आरएसएस का राजनीति में काफ़ी योगदान रहा है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन आरएसएस से जुड़े हुए लोग जो है भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहे हैं, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हों, दीनदयाल उपाध्याय हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, लाल कृष्ण आडवाणी हों, मोदी जी हों, बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए हैं जो आरएसएस से जुड़े रहे हैं। तो भारत की राजनीति में आरएसएस का काफ़ी रोल है और आगे भी रहेगा। और आज के टाइम में आरएसएस एक महत्वपूर्ण भारत के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी बड़ी भूमिका निभा रहा है। मुझे लगता है आप लोगों को आरएसएस के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी, उसके स्थापना से लेके अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं, कैसे कैसे काम करता है, कौन कौन से उसके संस्था चालक रहे हैं, उसका नीचे से ऊपर तक कैसा स्ट्रक्चर है, और राजनीति में भी कैसे वो भागीदारी करते हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी आरएसएस काम कर रहा है, हर शिक्षा के क्षेत्र में जातिवाद, छुआछूत, भाषा और हिंदू जागरण, राष्ट्रवाद, इन सब क्षेत्रों में आरएसएस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।